ऐसा ना हो जाए कि ईरान जो है वो टफ निगोशिएशंस के चक्कर में इस मौके को ज़ाया ना कर दे। मौका तो हमेशा से था। ओमान के अंदर भी मौका था, जिनीवा के अंदर भी मौका था। लेकिन वही बात है, सरेंडर करके अगर अमेरिका की डिमांड्स पे, और अमेरिका का कोई फरिश्ता है जो अपनी कमिटमेंट्स को अपहोल्ड करेगा, आज अगर अग्रीमेंट हो भी जाता है लेट सपोज, तो अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। तो आई थिंक अमेरिका एक ही जबान समझता है और वो है ताकत की जबान। तो गोल्डन मौका बिल्कुल है, लेकिन उसके अंदर इक्वल बेसिस के ऊपर जो है वो मौका आई थिंक ईरान एक्सरसाइज करेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी इस चीज के अंदर के मौका है। पहले से जिंदगी भर ईरान के पास मौका रहा है कि अमेरिका के साथ दुश्मनी खत्म कर दे, इसराइल के साथ दुश्मनी खत्म कर दे, बेहतरीन तरीके से जिंदगी जिए, बादशाह की जिंदगी यहाँ के लीडर्स गुजारें। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि अभी दोबारा ईरान ऐसा करेगा, अनटिल अनलेस इक्वल बेसिस पे बात ना हो। अगेन मेरा फोकस इसी बात पे कि होनी चाहिए निगोशिएशन, बिल्कुल होनी चाहिए। पॉजिटिवली आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि ऐसी जो है करनी चाहिए कोशिश। लेकिन एक गन पॉइंट के अंदर किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, या किसी को मजबूर नहीं फील होना चाहिए कि उनको जो है वो इक्वल बेसिस पे बात ना करें, और जैसे यूएस चाह रहा है कि वो एक अनइक्वल पोजीशन के ऊपर बात करें। आई डोंट थिंक ये यूएस की डिमांड फेयर है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि एटमी प्रोग्राम पे इस वक्त क्या सोच है? क्या उस पर जो है डेडलॉक रहेगा, या वो अमेरिकन बात जो है वो मानी जा सकती है कि ज़ीरो एटमी प्रोग्राम पे चले जाएं आप? देखें, अगेन वही वाली बात, जो चीज जंग से एक पावर, माइटी पावर हासिल नहीं कर सकी, वो कैसे एक निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आके, हाँ बिल्कुल निगोशिएशंस के अंडर ऑब्वियसली ईरान भी चाहता है परमानेंटली इस जंग को बंद करना। तो हो सकता है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। हो सकता है ईरान कैप लगा दे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हो सकता है इन्वेस्टमेंट को जीरो कर दे 10 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल। ये चीजें बहरहाल हो सकती क्योंकि ईरान को भी ये बात पता है कि अमेरिका को किसी तरीके से अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ तो लेके जाना होगा। और ईरानी भी इस चीज के ऊपर रिजिड नहीं है। वो अपनी पूरी 71 लोगों की जो टीम लेके आए थे, उसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे हुए थे, लोग बैठे हुए थे जो डिसाइड कर रहे थे टेक्निकल चीजों को। लेकिन आई थिंक ये जो बात है कि अमेरिका की सारी न्यूक्लियर की डिमांड्स मान ले, और अब तो ट्रंप ने कह दिया कि जी अगर ईरान सपोर्ट करता है रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मुज़ाकरात के बाद भी, तो आप क्या उसको सपोर्ट करेंगे? उससे कहा नहीं, नहीं करेंगे, हम जो है वो नहीं करेंगे मुज़ाकरात। तो इस पे आई थिंक थोड़ा सा जाहिर है, एक ईरानी सोचते हैं कि जी हम कैसे, मतलब हमें तो नहीं समझ में आ रहा हम कैसे कर लें मुज़ाकरात जब इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं, लेकिन अगेन इनकी डिमांड जो है कि इक्वल बेसिस के ऊपर हो, मेरे ख्याल में ये डिमांड बिल्कुल सही है। अच्छा ये ना ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो जो आप जब बार बार ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ईरानी जो है वो तो ये जंग जीते हुए हैं और यही समझते हैं कि हम ये जंग जीत चुके हुए हैं। अब मुज़ाकरात के टेबल पर ये आके जंग कैसे हम हार जाएं? तो ईरानी जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे इसलिए बैठना भी नहीं चाह रहे, कहीं ये तासुर ना मिल जाए कि हम जो जीत कर आए हैं वो सब हार के हम टेबल पे चले जाएं। तो क्या ये एक सोच पाई जाती है? इसी वजह से ही रेजिस्टेंस जो है थोड़ी सी शो की जा रही है कि हमने मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठना इतने मुतालिबात के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बैठना ही नहीं चाहते। बैठना भी चाहते हैं, परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं। ईरानियों को अच्छी तरीके से पता है कि मुज़ाकरात ऐसे होने चाहिए जो जिसमें परमानेंटली जंग बंद हो। सारा इशू अपर हैंड का है कि यूएस जो बार बार चाहता है कि अपर हैंड में वो नेगोशिएट करें और गन पॉइंट के अंदर ईरान को नेगोशिएट करवाएं। तो ईरान उस चीज पे राजी नहीं है। ईरान इस चीज पे तो राजी है कि मुज़ाकरात हों। और आई थिंक यहाँ पे जो टेबल पे बैठ के हारने वाली बात है, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो ईरानी लीडर्स बार बार कह चुके हैं। तो बिल्कुल एक तासुर पाया जाता है कि जो चीजें यूएस नहीं अकॉम्प्लिश कर सका जो ईरान के साथ, जो ईरान के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ईरान कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं करेगा। भले भले इनका मानना ये है कि भले यहाँ पे जो भी हो जाए, हम जो है वो सरेंडर, क्योंकि सरेंडर के तौर पे देखा जाएगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। ईरानी तो यहाँ पे गुस्सा है कि भाई इतनी जानें दी, इतनी लाशें यहाँ पे इन्होंने देखी। तो फिर तो अगर यहाँ पे जाके नेगोशिएटिंग टेबल पे वो सारी चीजें जो अमेरिका चाह रहा था वो अगर पूरी हो जाती हैं, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ईरान की रेजिस्टेंस का। ईरान का कोई स्टैंड लेने का फायदा तो तब होगा ना जब ईरान इस स्टैंड को मेंटेन कर पाएगा। और निगोशिएशन टेबल पे आके अगर ईरान ये चीजें खो देता है, तो फिर क्या फायदा हुआ ईरान की कोई रेजिस्टेंस का? क्या फायदा हुआ इतनी सारी शहादतों का? तो अवाम इसीलिए थोड़ा सा हमें नजर आता है कि थोड़ा सा सेकंड राउंड के अंदर हिचकिचाहट दिखा रही है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है। अगर ये चीजें रिमूव हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव निगोशिएशंस भी हो सकती हैं। ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, यूएस को फेस सेविंग देगा, और जाहिर सी बात है यूएस को फिर आगे जाके उनको भी ऑब्लाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वन साइडेड ही हो।
नहीं, इस पॉइंट पर तो दूसरी साइड भी जो है वो काफ़ी ज़िद पर अड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम ईरान का मुहासरा भी मज़ीद टाइट करेंगे, वहाँ पर नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर देंगे, हम ईरान को मजबूर करेंगे कि वो एक डील जो है मंजूर कर ले। ईरान भी नहीं मान रहा। ईरान कहता मैं भी अपने स्टान से पीछे नहीं हटूँगा। तो अगर एयर स्ट्राइक्स नहीं हो रहे, हमले वगैरह बंद हैं, जंगबंदी चल रही है, तो कहीं हम लोग नेवल वॉर की तरफ तो नहीं जा रहे? यस, आई थिंक नेवल वॉर हो सकती है बिल्कुल। और यूएस अगेन देखें, पूरी दुनिया का मानना है, यूएस के अंदर भी जो सेंटिमेंट है वो यही है कि ईरान ने जो फाइट लड़ी, जो 40 दिन तक उन्होंने लड़ाई की, वो उन्होंने सारी चीजें अपनी, जो जितने भी स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, नुकसान जरूर हुआ है लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो जीत गए हैं और सारी चीजों को उन्होंने अपहोल्ड और मेंटेन किया हुआ है। अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मेंटेन किया हुआ है उन्होंने कंट्रोल। यूएस की जो आखिरी कोशिश है कि किसी तरीके से टेबल्स टर्न हो जाएं, किसी तरीके से पोजीशन को शिफ्ट कर दें। आई थिंक इसके इसके जुमरे में एक चीज ये भी आ सकती है कि नेवल लड़ाई करे यूएस, या एक चीज ये भी हो सकती है कि फुल फ्लेज एक बड़ा हमला करके देखे यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा। लेकिन वो पहले नाकाम हुए। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ईरान में रेडी हैं अमेरिका से लड़ने के लिए, तो अगर ग्राउंड ट्रूप्स भी आ जाते हैं, इन्वेजन भी हो जाती है, तो आई डोंट थिंक किसी चीज का फायदा होगा। और एयर स्ट्राइक्स अगर करेंगे तो एयर स्ट्राइक्स में भी उनका फायदा नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा अमेरिका जो इतनी मुश्किल से निकला है इस जंग से, फिर दोबारा वो जो है वो इस जंग में जो है वो आ जाएगा और उसके लिए बड़ा नुकसान है। तो आई डोंट थिंक ऐसा करेगा वो। अच्छा, ये बताएं, आबनाए हुरमस पर अभी क्या बात ईरानी माइंड्स में है कि वहाँ पर टोल लेना है, टोल नहीं लेना, उस पर भी बात अटकी हुई थी। तो किस चीज़ पर जो है वो रजामंदी हो सकती है ईरान की साइड पर? देखिए, ईरानी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पहले, और मुज़ाकरात से पहले, आपको याद होगा पहला जब राउंड हुआ था उससे पहले कुछ चीजें थी जो ईरानियों ने कहा था। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट के ऊपर बात होगी, अगर होगी तो लेबनान का इशू भी उन्होंने इंक्लूड करवाया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी इंक्लूड करवाया। आपने ट्वीट देखा डोनाल्ड ट्रंप का, उसने कहा कि 10 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर वर्केबल हमारा होगा, बातचीत होगी। और लेबनान के ऊपर भी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी वो किया, ट्वीट किया लेबनान का। फिर वो यूएस जो भी अपना यूटर्न लेने की कोशिश की उन्होंने, फिर दोबारा आपने देखा कि किस तरीके से वो आ गए लाइन पे। फिर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है उसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान बहुत ज्यादा कमाने वाला है, वो रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, मैं तो गोल्डन एज में भेज दूंगा। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है वो तो परमानेंटली आई थिंक चेंज हो चुका है। अभी लॉ पास होने वाला है, एक लॉ, इनकी जो कमीशन है, जो लेजिस्लेटिव कमेटी है, उसने एक लॉ को रेटिफाई कर लिया है कि ईरान के अंदर टोल्स लिए जाएंगे, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर टोल्स लिए जाएंगे। और यहाँ पे वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, पार्लियामेंट से उसके अंदर डिबेट होगी और उसके ऊपर अप्रूवल होगी। वो किस तरीके से फ्रेमवर्क बनता है वो तो देखा जाएगा, लेकिन फ्रेमवर्क बहरहाल बन रहा है और ईरान इस चीज को बिल्कुल आई थिंक करेगा, क्योंकि ईरान के पास अभी कोई चॉइस नहीं है। सैंक्शंस के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते कि यूएस सैंक्शंस लिफ्ट करेगा या कल को दोबारा सैंक्शंस लगा दे। फ्रोजन एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, वो भी उम्मीद नहीं है कि रिलीज करेगा या नहीं करेगा। और जो नुकसान हुआ है, 270 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं से वो नुकसान तो ईरान पूरा करेगा। तो ईरान का कहना ये है कि जी 47 साल तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी कश्तियां गिराई गई, मारी गई, हमें जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो अब हम जो है उसके ऊपर एक मजबूत, एक परमानेंट जो है उसका एक रूल निकालेंगे, जैसा कि दुनिया के दूसरे स्टेट्स के अंदर काफी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। तो आई थिंक ये हो सकता है और बिल्कुल ये होगा मेरे ख्याल में कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली एक लॉ के तहत, जो एक फ्रेमवर्क के तहत चलाएगा ठीक है। ओमान के साथ। ठीक है जी, आखिर में जॉन साहब ये बताएं, जो पाकिस्तानियों को एक शौक चढ़ा हुआ है कि ईरानी करेंसी जो है वो अगर अभी ले ली जाए तो ये कल को, जो जब इस वक्त काफ़ी डीवैल्यूड है, अगर कल को इसकी वैल्यू बढ़ सकती है और बड़ा फ़ायदा होगा, तो इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? खुदा का वास्ता अभी ईरानी करेंसी नहीं लेना, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज। 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज्यादा रेट पे आपको वो करेंसी वहां पे मिल रही है जो रेट यहाँ पे नहीं चल रहा। मेरे भाई, इस तरीके से इतनी जल्दी अप्रिसिएशन अगर होती है तो पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती है किसी भी मुल्क में। डच डिजीज का एग्जांपल हमारे सामने है, नेदरलैंड्स में गैस फील्ड जब हुई थी तब उनका हालात खराब हो गए थे। स्विट्जरलैंड का 2010-2011 का हमारे सामने एग्जांपल है, उनकी वैल्यू की वजह से उनके साथ क्या हालात हुए। ईरान के अंदर अगर एकदम से करेंसी इतनी अप्रिशिएट होती है तो हर ईरानी यहाँ पे अरबपति खरबपति बन जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, सब इंपोर्ट ही कर रहे होंगे चीजें, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इकोनॉमी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, कोई ग्रोथ ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, मुल्क इस तरीके से काम नहीं करते। स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक रेगुलेट करते हैं चीजों को। लोग कहते हैं कि जी करेंसी नोट बदल देंगे, नहीं, करेंसी नोट बदलने का मसला नहीं है, वो तो आप करेंसी चेंज करवा देंगे अगर नोट बदलती भी हैं तो। मसला सारा ये है कि ईरान इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पूरी इकोनॉमी इतनी तेजी से अगर अप्रिशिएट होती है उसकी पैसे की वैल्यू,
तो इस चीज के लिए ईरान के लिए बड़ा खतरा है। और ये सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ ऑयल की बेसिस के ऊपर नहीं है, ये दूसरी चीजों के ऊपर भी चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके से हमें जो है वो, अगर कर रहे हैं आप इन्वेस्ट, बिल्कुल करें फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई ठीक है अगर ये खत्म भी हो जाते हैं, पैसे जीरो भी हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इस चीज के दिमाग में अगर आप साथ रख के ये चीज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये करना कि अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी आप ईरान की करेंसी में लगा दें, मेरे ख्याल में जंग का टाइम है, कुछ कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, किस तरीके से चीजें चेंज हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल किसी को इस चीज फायदा कमाने के लिए, मेरा नहीं ख्याल किसी को भी करेंसी जो है वो इस वक्त अच्छा, दो दो खरीदनी चाहिए। एग्जांपल्स तो जितनी बढ़ मुझे भी सकती है सुनने को ईरानी मिली हैं। करेंसी वो, दो एग्जांपल्स मुझे भी सॉरी। सुनने को मिली हैं। एक ड्राइवर ने अपनी पूरी सैलरी से ना ईरानी करेंसी खरीद ली। फिर एक ऐसे शख्स के बारे में पता चला जिसने 50 करोड़ रुपए की ईरानी करेंसी खरीदी है। उनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो है अरब खरबपति इंसान ने बन जाना है इसके बाद। देखें, जो करेंसी सर्कुलेट कर रही है वो सारी करेंसी लोकल है, इस वक्त मार्केट के अंदर है। और मार्केट के अंदर इसलिए है क्योंकि अभी देखें फॉर एग्जांपल जो करेंसी गई ईरान की वहां पे पाकिस्तान में, वो मार्केट ने बेची, फिर लोगों ने दोबारा मार्केट को बेची, मार्केट ने दोबारा लोगों को बेची, फिर लोगों ने दोबारा मार्केट को, ये सिलसिला चल रहा है। ये डोमेस्टिकली हो रहा है, यहाँ यहाँ पे कोई असर नहीं आ रहा उस चीज का, क्योंकि जो करेंसी थी वही करेंसी एक्सचेंज होती जा रही है। तो आई थिंक हम लोगों को जरा सा इस चीज के बारे में सोचना होगा। मुझे नहीं लगता किसी को रिस्क लेनी चाहिए कि अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी ईरानी करेंसी के ऊपर लगा दें। हो सकता है फायदा जरूर हो, लेकिन इस स्टेज पे जो अब जो खरीद रहे हैं लोग, वो 5 गुना 6 गुना ज्यादा महंगी है। तो उस पर आई थिंक नहीं, मुझे नहीं लगता कि खरीदनी चाहिए इस नीयत से कि फायदा होगा। या आप ऐसे खरीदें कि उसके अंदर आप मार्जिन रखें कि नुकसान हुआ भी तो कोई मसला नहीं है, दिल का दौरा ना पड़ जाए। अच्छा, ये बताएं कि ईरानी करेंसी की इस वक्त करंटली जो है वो क्या वैल्यू है? ईरानी करेंसी इस वक्त चल रही है 147 148 आई बिलीव, या 150 चल रही है। ज्यादा है उससे जितना पहले 170 थी फॉर एग्जांपल। 170 मतलब मैं जीरोस हटा के कह रहा हूँ, जो जो जिन मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं। तो इसके ऊपर इतनी करेंसी की वैल्यू इस वक्त चल रही है मार्केट के अंदर। बट ये बढ़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगी जितना लोग समझ रहे हैं, और इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से लोग समझ रहे हैं कि वो बढ़ेगी, मेरे ख्याल में।